हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं अप्रैल माह की प्रतियोगिता दर्पण, यानी कि अप्रैल माह की प्रतियोगिता दर्पण को हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। लेकिन एक साथ कराएंगे तो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए इसको हमने टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है। यानी कि पूरी प्रतियोगिता दर्पण, कंप्लीट प्रतियोगिता दर्पण कराएंगे, लेकिन इसको टॉपिक वाइज डिवाइड करके कराएंगे इसी सीरीज में, यानी कि इसी उसमें श्रृंखला में। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होने जा रहा है राष्ट्रीय घटनाक्रम। कौन सा है? राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, नेशनल इवेंट्स कराने वाले हैं, ठीक है। और इसको हम विस्तार से कराएंगे, ठीक है। जो भी नेशनल इवेंट्स हुए हैं एक एक करके उसको विस्तार से समझेंगे, ठीक है। बाकी हम ब्रीफ में भी करा चुके हैं, लेकिन अब इसे विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो डेप्थ में जाके, यानी कि जो बीच में अगर आप नहीं पढ़ेंगे, उसको डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, तो हम उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका पूरा आपको, किसी भी टॉपिक का पूरा ही आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में आधी अधूरी नॉलेज से आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको उसे विस्तार से पढ़ना ही पड़ेगा। इसी श्रृंखला में, संपूर्ण प्रतियोगिता दर्पण की श्रृंखला में, जैसे कि मार्च माह का भी मैंने करवाया था, ठीक है, और अब अप्रैल माह का लेकर आए हैं। लेकिन इस बार अप्रैल माह का हम कंप्लीट ही कराएंगे, ठीक है। नेशनल इवेंट हो या इंटरनेशनल इवेंट हो, इकोनॉमिक्स का हो और या फिर अदर और भी जो वो टॉपिक हो वो कंप्लीट करा देंगे। मतलब करंट अफेयर का मतलब है, करंट अफेयर अपना कंप्लीट कराना है, ठीक है। बाकी उसमें तो इतनी मोटी प्रतियोगिता दर्पण होती है, वो पूरी नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। बाकी उसकी क्या होते हैं, निबंध लेखन के लिए भी होता है, ऐसे राइटिंग के लिए भी होता है। हम आपको मोस्टली कराने जा रहे हैं करंट अफेयर, ठीक है। इसी श्रृंखला में आज का है नेशनल इवेंट, यानी कि नेशनल करंट अफेयर। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, इसको मैंने जूम कर रखा है, क्योंकि अगर बच्चे मोबाइल में पढ़ेंगे तो फिर उन्हें, अगर हम कम कर रखते हैं जूम, तो फिर उन्हें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको जूम कर रखा है। आइए देखेंगे। सबसे पहला हमारा है नेशनल इवेंट, नेशनल करंट अफेयर है। सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के साथ अब राष्ट्रगीत, यानी कि राष्ट्रगीत कौन सा हमारा? वंदे मातरम का गायन भी क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। ये तो आपको पता है, ठीक है, आपने सुना भी होगा। लेकिन अब इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कर दिया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है। ये आपको पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित, ठीक है। किसके द्वारा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। कौन सा गीत है? वंदे मातरम, ठीक है, जिसे हम राष्ट्रीय गीत बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा रचा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, ठीक है। इसकी क्या थी? 150वीं वर्षगांठ, ठीक है। 150वीं वर्षगांठ देश भर, जो है देश भर में मनाई जा रही है, ठीक है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को पारित एक प्रस्ताव में जन गण मन को जहां राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था, वहीं वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया गया था। याद रखना है आपको, संविधान सभा ने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को अपना एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें जनगण मन को राष्ट्रगान, यानी कि नेशनल सॉन्ग, एंड वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का, यानी कि दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है, वंदे मातरम को, ठीक है। वर्तमान में जब वंदे मातरम के गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, अभी कौन सी है? 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। सरकार ने एक क्या किया है? महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस गीत के जो 6 छंद है पूरे, ठीक है, इनका सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले गायन अनिवार्य किया है, ठीक है। इसके जो 6 छंद है, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, ठीक है। इस तरह से पूरे 6 छंद हैं इसके। तो इनको अगर गाना है तो राष्ट्रगान से पहले गाना इसका अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि जन गण मन जो है अपना नेशनल सॉन्ग है, इसको इससे पहले गाना होगा, ठीक है। इसके जो सभी 6 छंद हैं वंदे मातरम की राष्ट्रगीत के जो 6 छंद है, इनकी अवधि अगर हम देखी जाए कि गायन की अवधि कितनी है, तो इसकी गायन की अवधि है 3 मिनट 10 सेकंड, ठीक है। कितनी है? 3 मिनट 10 सेकंड में से जो इसके 6 छंद है पूरे गाए जाते हैं, ठीक है। और यह जो निर्देश है, ये दिशा निर्देश है, ठीक है, यह गृह मंत्रालय द्वारा फरवरी माह में जारी किया गया है, ठीक है। कब किया गया है? ये गृह मंत्रालय द्वारा। ये भी याद रखना है कि किसके द्वारा जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा फरवरी माह में ये जारी किया गया है। और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में क्या कहा गया है? कहा गया है कि स्कूलों में कार्य की शुरुआत भी अब राष्ट्रगीत के साथ ही हो सकती है, ठीक है, राष्ट्रगीत के साथ ही हो सकती है। गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग जिस कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों होंगे, यानी कि राष्ट्रगीत भी होगा और राष्ट्रगान दोनों होंगे, वहाँ वंदे मातरम पहले गाया और यह बजाया जाएगा, ठीक है। वहाँ वंदे मातरम पहले गाया
या फिर बजाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रगान से पहले, जैसे हम पहले आपको बता रहे थे। ये स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में भी। मंत्रालय के निर्देशों में और क्या कहा गया है, ये भी कहा गया है कि जब भी राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाएगा, ठीक है, आधिकारिक संस्करण गाया या फिर बजाया जाएगा तो दर्शकों को सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा है, जो दर्शक हैं, ठीक है, उनको सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। जैसा कि अभी हम जब नेशनल सॉन्ग बजता है, ठीक है, तब भी हम क्या सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। हालांकि एक बात और कही है, जब किसी समाचार, ठीक है, जब किसी समाचार, रील या डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रगीत फिल्म के एक भाग के रूप में बजाया जाता है तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती। ठीक है, तब ये कहा है कि अगर किसी समाचार में, किसी रील में या किसी डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रगीत फिल्म के एक भाग के रूप में बजाया जाता है तो दर्शकों से, यानी कि ठीक है, ये अपेक्षा की जाती है कि अब वो खड़े नहीं हो, इतनी ज़रूरत नहीं है इसमें कि वो खड़े हों। ठीक है, राष्ट्रगीत में ये है कि ये अगर जब बजाया जाए तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती, अगर ये समाचार में हो, रील में है या डॉक्यूमेंट्री में है, तब की बात है। लेकिन स्कूलों वगैरह में अगर ये गाया जाता है, किसी नेशनल इवेंट में गाया जाता है, ठीक है, तब सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया और इसको आपने अच्छी तरह से समझ भी लिया है। ठीक है, इससे अब जो बनने वाले क्वेश्चन है आई होप आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपना नेशनल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तटरक्षक बल हेतु। ठीक है, तटरक्षक बल हेतु 8 ड्रोनियर 228 यानी कि विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ रक्षा मंत्रालय का अनुबंध किया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या अनुबंध किया गया है, इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं। ठीक है, देश की तटवर्ती सुरक्षा की ओर अधिक मजबूती के लिए तटरक्षक बल के लिए 8 ड्रोनियर, कितने, 8, ठीक है, 8 ड्रोनियर 228 विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल के साथ अनुबंध रक्षा मंत्रालय ने किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है। देखेंगे रुपए 2312 करोड़ के इस अनुबंध पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति, ठीक है, में HAL के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न। ठीक है, आगे इसको हम देख लेते हैं, एक मिनट, इसको हम स्क्रॉल कर ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसको जूम किया है तो फिर दिखेगा नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे, ये पिक्चर भी दिखा दे रहे हैं, HAL और रक्षा मंत्रालय के बीच अनुबंध पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में HAL के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न कानपुर के साथ, ठीक है, ये कानपुर में हुआ है, ठीक है, के साथ हस्ताक्षर 12 फरवरी को नई दिल्ली में किए गए। ठीक है, और ये क्यों हुआ, आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया पहल के तहत किए गए इस अनुबंध के तहत। कौन सा है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इस पहल के तहत ये जो अनुबंध किए गए, इनमें क्या किया गया, विमानों का निर्माण है। ठीक है, विमानों का निर्माण HAL के कानपुर स्थित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न में किया जाएगा। ठीक है, इस अनुबंध के अकॉर्डिंग जो विमानों का निर्माण है वो कानपुर स्थित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न में किया जाएगा। विमान की मूल डिज़ाइन जर्मन है, ठीक है, जिसकी मूल जो डिज़ाइन है वो जर्मन है, तथा HAL ने जो जर्मन कंपनी से इसका लाइसेंस भी प्राप्त किया है। ठीक है, क्या किया है, जर्मन कंपनी से इसका लाइसेंस भी ले लिया है। और यह जो विमान है, यह विमान मिलने से HAL की समुद्री निगरानी व गश्ती क्षमता यानी कि पेट्रोलिंग क्षमता जो हो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और जो तटवर्ती क्षेत्र है, कोस्टल जो रीजन है, उसमें खोजबीन, बचाव अभियानों और समुद्री प्रदूषण की निगरानी में भी ये सहायक होंगे, यानी कि जो ओशन पोल्यूशन हो रहा है उसमें भी ये सहायक होंगे, उसकी निगरानी करने में यानी पेट्रोलिंग करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, HAL के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए इस अनुबंध से HAL से जुड़े अन्य जो लघु और सहायक उद्योगों को भी काम मिलेगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ठीक है, ये तो अच्छी सी बात है। और इसको हम अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि ये किसके लिए बनाया गया है और किससे अनुबंध किया, कहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा, तो कानपुर में निर्माण किया जाएगा और ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न में किया जाएगा। ठीक है, और इसका काम क्या है जो बता ही दिया कि उसको
पेट्रोलिंग करना, इसकी निगरानी करना, गश्ती करना, एंड जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे खोजबीन करना, बचाव अभियानों को करना और समुद्री प्रदूषण की निगरानी करना, ये इसका काम होगा। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, इनकी आईएएस में पूछे जाते हैं, आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन में, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट चलेंगे, आराम से पढ़ रहे हैं, बाकी आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप इस पर स्पीड लगा के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो स्किप हो जाएंगी फिर। ठीक है, क्योंकि अपना एक जो ह्यूमन बॉडी है और उसका जो माइंड है वो एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 114 राफेल विमानों व 6 P-8I विमानों सहित 3.60 लाख करोड़ के खरीद प्रस्तावों को रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना नेशनल इवेंट है, 114 राफेल विमानों और 6 P-8I विमानों सहित 3.60 लाख करोड़ के, यानी कि 3.60 लाख करोड़ के खरीद प्रस्ताव को जो रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, आइए इसको हम विस्तार से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेना कितने प्रकार की होती है ये तो सभी जानते हैं, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। ठीक है, वायुसेना, थल सेना और नौसेना की युद्धक तैयारियों की वृद्धि के लिए रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC, ठीक है, लगभग देखेंगे 3.60 लाख करोड़ के अनुमानित मूल्य पर खरीद प्रस्तावों के लिए आवश्यकता स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी 12 फरवरी 2026 को प्रदान की गई है। ठीक है, इनमें देखेंगे वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इसमें। ठीक है, वायुसेना के लिए कितने हैं, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी इसे बोलेंगे MRAF। ठीक है, राफेल विमान। ठीक है, तो थल सेना के लिए विभव एंटी टैंक माइंस और नौसेना के लिए P-8I विमानों के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं। ठीक है, वायुसेना के लिए राफेल विमानों के अतिरिक्त लड़ाकू मिसाइलों, ठीक है, यानी कि कॉम्पैक्ट मिसाइल्स और एयरशिप आधारित उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह जिसे बोलेंगे एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट ASHAPS। ठीक है, इसको ये बोलेंगे, इसकी क्या करी है, खरीद की अनुबंध की गया है। ठीक है, खरीद के लिए अनुबंध किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, अभी इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। ठीक है, एक बार यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज आ गया, इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने इसी टॉपिक पर आगे। ओके, जैसे बता रहे हैं आपको क्या किया है, खरीद के लिए AON को मंजूरी दी गई है। राफेल विमानों की खरीद से युद्ध की सभी स्थितियों में हवाई वर्चस्व स्थापित करने की क्षमता बढ़ेगी और लंबी दूरी के जो आक्रामक हमले हैं उनके साथ वायुसेना की निवारक क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, राफेल विमानों की खरीद जहां फ्रांस से की जाएगी, कहां से की जाएगी, फ्रांस से की जाएगी। ठीक है, राफेल ये तो पहले ही आपको पता होगा कहां से की जा रही, फ्रांस से की जाएगी। और खरीदी जाने वाली अधिकांश कॉम्पैक्ट मिसाइलों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। ठीक है, अधिकांश स्तर जो कॉम्पैक्ट मिसाइल हैं उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। ये जो लड़ाकू मिसाइलें हैं इनका अगर देखेंगे तो गहरी मारक क्षमता है और अत्यधिक सटीकता के साथ ये क्या करती, ज़मीनी हमले की क्षमता को बढ़ाएंगी, यानी कि जो सतह पर हमले किए जाएंगे उनको बढ़ाएंगी। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग ASHPS का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए और निरंतर खुफिया जानकारी, ठीक है, आप जानते हैं जासूसी के लिए, निरंतर खुफिया जानकारी निगरानी के लिए और टोही के लिए, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा, यानी रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की मारक एवं प्रतिरोधी क्षमता में जहां यहाँ वृद्धि होगी और क्या होगा, 114 जो राफेल विमानों की खरीद हो रही है भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच अंतर्देशीय समझौते के तहत की जाएगी ये खरीद। इसमें 96 राफेल विमानों का निर्माण, ठीक है, 96 राफेल विमानों का निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत भारत में किया जाएगा। जबकि फ्रांस की दासो एविएशन, ठीक है, फ्रांस की कौन सी एविएशन है, दासो एविएशन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे दासॉल्ट एविएशन, ठीक है, 18 विमानों की आपूर्ति उड़ान के लिए तैयार स्थिति में करेगी। ठीक है, ये
18 जो विमान की है वो पूरी तरह से तैयार स्थिति में होंगे और बाकी 96 है वो भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। ठीक है, भारतीय थल सेना के लिए विभव एंटी टैंक माइंस, ठीक है, भारतीय जो थल सेना है इसमें विभव एंटी टैंक माइंस की खरीद और बख्तरबंद रिकवरी वाहनों यानी कि ARV, ठीक है, बख्तरबंद जो रिकवरी वाहन होते हैं ARV यानी कि जैसे टैंक आपने देखा होगा T-72 टैंक को और पैदल सेना लड़ाकू वाहनों के प्लेटफॉर्म के नवीनीकरण के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसका भी नवीनीकरण किया जाएगा जो पैदल सैनिक लड़ाकू वाहन होते हैं उनके लिए, और जो टैंक होते हैं वो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, अगर देखे होंगे नहीं न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़पेपर में तो मोस्टली कभी कभार ही आते हैं। विभव माइंस को दुश्मन की मशीनीकृत सेनाओं में बढ़त की देरी करने के लिए एंटी टैंक बाधा प्रणाली के रूप में बिछाया जाएगा और ARV T-72 टैंकों को BMP सेकेंड वाहन के प्लेटफॉर्म को नवीनीकरण से उपकरणों से सेवा जीवन बढ़ेगा। यानी कि ये सारे क्या हैं, ये टैंक हैं और ये क्या है, सारा इनका फ्रांस से अनुबंध किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और है फिर आप पे चलते नेक्स्ट टॉपिक पर। भारतीय नौसेना के 4 मेगावाट के समुद्री गैस टरबाइन आधारित विद्युत जनरेटर और P8I क्या है, P8I लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान ये हैं। ठीक है, इनके अधिग्रहण के लिए मंजूरी रक्षा खरीद परिषद की 12 फरवरी की बैठक में की गई थी। ठीक है, और 4 मेगावाट के समुद्री गैस टरबाइन के आधारित ये है विद्युत जनरेटर के शामिल होने से विदेशी निर्माताओं पर जो निर्भरता है वो कम होगी और इससे भारतीय नौसेना की जो बिजली उत्पादन आवश्यकता है उसमें आत्मनिर्भरता यानी कि सुनिश्चित होगी। ठीक है, इसलिए किया जा रहा है। और P8I विमान के अधिग्रहण से नौसेना की लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता, ठीक है, क्या होगा, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता, समुद्री निगरानी और समुद्री हमले की क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, यहाँ पे देख रहे थे हम कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारतीय नौसेना में, ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारतीय नौसेना में यानी कि भारतीय नौसेना के पास अभी क्या है, 12 P8AI विमान है, 12 P8I विमान है। ठीक है, कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, और 6 अन्य ऐसे विमान खरीदने से नौसेना के पास ऐसे विमानों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब 18 हो जाएगी। पहले 12 थे P8I और अब है 18 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा जो मारक क्षमता इनकी है, काफ़ी उन्नत मारक क्षमता है इनकी, और ये सारी कहाँ कहाँ काम करेंगे ये भी हम आपको बता दिया कि खुफिया एजेंसी है, रिमोट सेंसिंग में काम करेगा। ठीक है, और P8AI की अभी हम बता रहे थे आपको। ठीक है, 1 मिनट इसको कर लेते हैं आगे। ठीक है, ये क्या है, P8I है क्या, लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान है। ठीक है, ये अपने कितने हैं, 12 हैं और अब 6 और मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, और यह विमान है अमेरिका से खरीदे जाने हैं, फ्रांस से नहीं खरीदे जाने हैं ये। ठीक है, ये जो विमान है, 6 जो विमान है ये अमेरिका से खरीदे जाने हैं। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, ICG के लिए डॉर्नियर विमानों के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड प्रणाली की खरीद के लिए मंजूरी कहाँ से मिली है, रक्षा खरीद परिषद से। ठीक है, इसकी 12 फरवरी की बैठक में दी गई थी मंजूरी, और यह खरीद ICG की समुद्री निगरानी क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी। और उल्लेखनीय बात यह है, लगभग 3.60 लाख करोड़ के खरीद प्रस्तावों को रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद यानी कि DAC ने मंजूरी दे दी है। DSC के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति खरीद के इन प्रस्ताव को स्वीकृति देगी, जिसके बाद ही रक्षा मंत्रालय इन खरीदों के लिए समझौता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इस तरह से इसने आपने पूरा पढ़ लिया है। जब हम किसी चीज़ को 100% पढ़ते हैं तब 60% हमें याद रहता है, इसलिए पूरा पढ़ो, इतना तो याद रह जाए जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेशनल करंट अफेयर है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भाजपा के वाई खेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार बनी है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, प्रेसिडेंटियल रूल्स, ठीक है, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है और भाजपा के वाई खेमचंद्र सिंह
ठीक है, इनकी क्या है, नई सरकार यानी नई गठबंधन से सरकार बनी है। ठीक है, आइए इसको हम विस्तार से देखेंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने के बाद वाई खेमचंद सिंह, ठीक है, वाई खेमचंद सिंह, और बधाई देते राज्यपाल अजय भल्ला। ये ठीक है, इनके क्या है, ये राज्यपाल हैं अजय भल्ला है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं इसको विस्तार से। मणिपुर में नए विधानसभा चुनाव से लगभग 1 वर्ष पूर्व 4 फरवरी 2026 से, ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। ठीक है, पहले प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा था, वो हटा दिया गया। ठीक है, और भाजपा के युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन वहाँ 4 फरवरी को ही किया गया है। राज्य में जाति संघर्ष तेज होने पर भाजपा के ही एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र 9 फरवरी 2025 को दे दिया था, और उस समय विधानसभा को निलंबित रखते हुए, ठीक है, विधानसभा को क्या कर दिया था, निलंबित कर दिया गया था। और 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल्स वहाँ लागू कर दिया गया था। और मणिपुर में विधानसभा के नए चुनाव फरवरी मार्च 2027 में, ठीक है, होने हैं, और नए चुनावों से 1 वर्ष पूर्व ही राष्ट्रपति शासन हटाने की अधिसूचना गृह मंत्रालय ने 4 फरवरी 2026 को जारी की थी। ठीक है, और तथा मैत्रीय, कौन सी जनजाति है, मैत्रीय समुदाय के खेमचंद्र, ठीक है, ये कौन से समुदाय से बिलोंग्स करते हैं, कौन समुदाय से बिलोंग करते हैं, मैत्रीय से। ठीक है, एक बार हम इसको दिखा देते हैं, खेमचंद मैत्री समुदाय से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, अच्छा, मैत्री समुदाय के खेमचंद सिंह को भाजपा विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया था। उसी दिन राजधानी इम्फाल में लोक भवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने मुख्यमंत्री पद की उन्हें क्या दिलाई थी, ओथ यानी कि शपथ दिलाई थी। उनकी सरकार को पीपुल्स पार्टी, ठीक है, पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी व नागा पीपुल्स फ्रंट एनपीएफ का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, यानी कि पीपुल्स पार्टी जिसे बोलेंगे एनपीपी और नागा पीपुल्स पार्टी जिसे बोलेंगे एनपीएफ का समर्थन उन्हें प्राप्त है। ठीक है, और 2.5 वर्ष से जाति हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में नई सरकार में जाति संतुलन बनाए और विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कुकी समुदाय की भाजपा विधायक, कौन से समुदाय से हैं, कुकी समुदाय की भाजपा विधायक नेमचा किपिगेन को तथा नागा समुदाय के नागा पीपुल्स फ्रंट एनपीएफ को विधायक, ठीक है, नागा पीपुल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ के विधायक एल दीखो को उप मुख्यमंत्री यानी कि वाइस चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, किपगेन ने नई दिल्ली में, ठीक है, किपगेन ने नई दिल्ली में मणिपुर भवन में रहते हुए वर्चुअल माध्यम से शपथ ग्रहण की थी, इनकी ओथ ली थी। और 4 फरवरी 2026 को शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के अतिरिक्त 2 अन्य कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें एक भाजपा के तथा दूसरे कौन से थे, नेशनल पीपुल्स पार्टी के थे, एनपीपी के थे। ठीक है, और मंत्रिपरिषद में अभी तक 7 स्थान या पंक्तियां जब ये लिखी जा रही थी यानी कि जो बनाया जाए तब तक का था, ये अब तक का हमें इसमें जो बताया गया मटेरियल कंटेंट है प्रतियोगिता दर्पण का, उसी अकॉर्डिंग हम भी बता रहे हैं। और मंत्रिमंडल में जाति संतुलन स्थापित करने का प्रयास और विस्तार किया जाएगा। जाति संघर्ष के चलते ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत फरवरी 2025 में आई थी, और मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, कितने सदस्य है, 60 सदस्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये जरूर पूछते हैं। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में भाजपा सदस्यों की संख्या 37 है। ठीक है, और जबकि एनपीपी और एनपीएफ के अगर देखेंगे 6 और 5 सदस्य हैं। और विधानसभा में दलगत स्थिति इसकी देखेंगे, अभी हम एक टेबल में देख लेते हैं। ठीक है, मणिपुर विधानसभा में पार्टी अकॉर्डिंग कौन कौन सी पार्टीज के, इनकी जिसे दलगत बोलते हैं पार्टी, ठीक है, उसकी स्थिति देख लेते हैं विधानसभा में कितनी है विधायकों की। ठीक है, एक तरफ है दल दी गई, इनकी पार्टी दी गई, और दूसरी तरफ विधायकों की संख्या दी गई है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कितने हैं, 37 है, जैसे भी बताया हमने। नेशनल पीपुल्स पार्टी के 6 हैं, एनपीपी के। जनता दल के कितने हैं, यूके 1 ही है। ठीक है, और कांग्रेस के 5 हैं विधायक। ठीक है, और नागा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ के 5 है, और निर्दलीय 3 हैं, और कुकी पीपुल्स अलायंस के 2 हैं, केपीए के, और बाकी रिक्त 1 है। तो कुल मिला के कितने हैं, 60 हैं। ठीक है, कितने हैं, 60 है।
ठीक है, यानी कि भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार को नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है, नागा पीपुल्स फ्रंट, ठीक है, व जनता दल यू के अतिरिक्त 2 निर्दलीय सदस्यों ने भी समर्थन दिया है। ठीक है, भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार है जो, उसको नेशनल पीपुल्स पार्टी ने, नागा पीपुल्स फ्रंट ने और जनता दल यानी कि यू के अतिरिक्त 2 जो निर्दलीय सदस्य हैं उन्होंने भी इन्हें समर्थन दिया है। ठीक है, तो कितने हैं अगर हम आपसे पूछें कि मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 60 है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा भाजपा सदस्यों की संख्या है वो है 37। ठीक है, और ये एनपीपी और एनपीएफ का इन्हें समर्थन प्राप्त है और उनको वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो क्या नाम है उनका, वाई खेमचंद्र। ठीक है, वाई खेमचंद्र। और राज्यपाल कौन है, अजय भल्ला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा आपको कलर चेंज मिलेगा, क्योंकि अगर जहाँ पे पिक्चर्स बनी होती हैं तो वहाँ पे अगर हम अपनी पीडीएफ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, बाकी पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, वो सारा क्लियर ही होगा। ठीक है, सारा क्लियर ही मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया जैसा हम आपको बता रहे थे। नेक्स्ट हमारा है सैन्य नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त कर्मियों को भी अब पूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा। यहाँ पे ओके, सैन्य नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी अब पूर्व सैनिक का उन्हें दर्जा मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर जो सैन्य नर्सिंग सेवा है, यानी कि जो आपने देखा मिलिट्री में भी जो डॉक्टर होते हैं, नर्स होती हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद अब क्या मिलेगा, पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, आइए इसको विस्तार से देख लेते हैं। सैन्य नर्सिंग सेवा यानी कि एमएनएस से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को अब पूर्व सैनिक का दर्जा सरकार ने प्रदान कर दिया है। ठीक है, इससे होगा क्या, ये क्यों किया है, आइए इसे देख लेते हैं। इससे अब एमएनएस से सेवानिवृत्त जो कर्मी होंगे वह सारे लाभ पा सकेंगे। कौन से लाभ पा सकेंगे, जो अब तक केवल सेना की अन्य शाखाओं को मिलते थे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में 309 के तहत यह अधिसूचना इसी वर्ष 9 फरवरी को प्रभावी हो गई है। ठीक है, और संशोधित नियम के अंतर्गत यहाँ पे यह आर्टिकल 309 है। अब सेना और नौसेना और वायुसेना के साथ साथ एमएनएस में किसी भी रैंक, कोई भी रैंक हो, ठीक है, एमएनएस में यानी कि होता है सैन्य नर्सिंग सेवा जिसे बोलते हैं। ठीक है, सैन्य नर्सिंग सेवा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, यानी एमएनएस में किसी भी रैंक में सेवा देने वाले कर्मियों को सेवानिवृत्त के पश्चात पूर्व सैनिक माना जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि वो सैन्य में अगर सेवा दे रहे हैं, ये तो अच्छा कदम है। ठीक है, इस दर्जे के साथ जो सैन्य नर्सिंग सेवा कर्मियों को केंद्र सरकार की ग्रुप सी नौकरियों में, कौन सी, केंद्र सरकार की ग्रुप सी नौकरियों में 10% और ग्रुप डी में 20% का सीधा आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, इससे होगा क्या, ये अगर दर्जा उन्हें मिल गया अभी, ठीक है, और केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल जो जितनी गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं उन्हें ग्रुप सी की नौकरियों में 10% का रिजर्वेशन और ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन इन्हें मिलेगा। ठीक है, और साथ में ही भर्ती परीक्षाओं में जो एज वाइज रिलीव्स होता है, यानी कि भर्ती परीक्षाओं में आयु संबंधी जो छूट होती है, अतिरिक्त छूट भी इन्हें मिलेगी। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, संघ लोक सेवा आयोग जिसकी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी और किसमें याद रखिएगा, क्योंकि अब और भी आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, आपका कंपटीशन और बढ़ने वाला है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और एक मिनट बच्चे एसएससी में भी, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की भर्तियों में भी एमएनएस यानी कि सैन्य नर्सिंग सेवा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के कर्मियों को अब अन्य पूर्व सैनिकों के समान ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने अपना विस्तार से समझ लिया आराम से। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपना इंटरनेशनल इवेंट, बहुत ज़्यादा नहीं, फटाफट होने वाला है।
नेक्स्ट हमारा है दिल्ली में लाडली योजना के स्थान पर अब नई लखपति बिटिया योजना। ठीक है, दिल्ली में लाडली योजना के स्थान पर अब नई लखपति बिटिया योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, आइए इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। दिल्ली सरकार ने बालिका सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 2 दशकों से संचालित दिल्ली लाडली योजना को बंद कर उसके स्थान पर दिल्ली लखपति बिटिया योजना प्रारंभ करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आपको पता होगा, अब तो सभी को पता होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन सी है, रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल की 10 फरवरी को बैठक की गई थी। इस योजना को मंजूरी भी दी गई उसी समय पर और नई योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। ठीक है, यानी कि अब 1 अप्रैल आ रहा है, उससे ये लागू हो जाएगी, जिसके तहत पात्र बालिकाओं के बैंक खातों में 20-20 हज़ार ज़्यादा जमा किए जाएंगे, जिससे स्नातक या डिप्लोमा पूर्ण करने पर कम से कम 1 लाख उन्हें प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी कि 20-20 हज़ार पहले जो जमा होते थे, अभी हम बताएंगे, अब 20-20 हज़ार रुपये ज़्यादा जमा किए जाएंगे, जिससे वो स्नातक करेंगे, ग्रेजुएट और डिप्लोमा या पूर्ण करने पर कम से कम 1 लाख उन्हें रुपये मिल जाएंगे। बस 2008 में दिल्ली की बेटियों के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये 2008 में दिल्ली की बेटियों के लिए शुरू की गई लाडली योजना में बालिका के जन्म से लेकर जब बर्थ होता उससे लेकर अलग अलग चरणों में 36,000 जमा कराए जाते थे, जिसका लाभ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद मिलता था। ठीक है, एक बार इसे हम देख लेते हैं। इसका जो प्रॉफिट है कब मिलता था, इसका जो लाभ कब मिलता था, 36,000 रुपये करवाते थे। उसके करने पर ही क्या होता था, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर ही इसका लाभ मिलता था। और नई योजना में बालिकाओं को स्नातक करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नई लागू की जा रही लखपति बिटिया योजना के तहत, ठीक है, लखपति बिटिया योजना के तहत निम्नलिखित चरणों में कुल मिलाकर देखेंगे 56,000 सरकार द्वारा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे लखपति बिटिया योजना के तहत निम्नलिखित चरणों में कुल मिलाकर देखेंगे रुपये 56,000 सरकार द्वारा जमा कराए जाएंगे। ठीक है, और जो परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी जब हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगा पर, ठीक है, तो 1 लाख से अधिक बालिकाओं को प्राप्त होंगे। ठीक है, जब वो मैच्योरिटी हो जाएगी उसकी तो 1 लाख से अधिक बालिकाओं को प्राप्त होंगे। 18 वर्ष से पहले विवाह की स्थिति में राशि उन्हें नहीं मिलेगी। अगर आप 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी कर दे रहे हैं तो उन्हें यह प्रॉफिट यानी कि लाभ नहीं मिलेगा। बाकी परिपक्वता होने पर उसे 56,000 सरकार द्वारा जमा करा जाएंगे और एक टोटल जो है उन्हें 1 लाख रुपए उनके हाथ में आएगा। ठीक है, ये योजना है। अब देख लेते हैं कौन कौन से चरणों में से जमा कराया जाएगा। विभिन्न चरणों में जमा कराई जाने वाली राशि का किस तरह से विवरण है, आइए देख लें। लड़की के जन्म पर 11,000 रुपये जमा कराए जाएंगे। ठीक है, पहली कक्षा में जब वो होगी तो 5,000 रुपये जमा कराए जाएंगे। छठी कक्षा में जब वो आएगी तो 5,000 रुपये जमा कराए जाएंगे और 9वीं क्लास में जब वो आएगी तो 5,000 रुपये जमा करा जाएंगे। और उसके बाद जब वो 10th क्लास उत्तीर्ण कर लेती है यानी कि पास कर लेती है तब 5,000 रुपये उसे दिए जाएंगे। और जब 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी तब 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और स्नातक या डिप्लोमा पूर्ण करने पर यानी कि ग्रेजुएट होने पर 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और कुल 56,000 रुपये सरकार मिलाएगी। ठीक है, 56,000 कौन से सरकार मिलाएगी। इस तरह लाडली योजना की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा रुपये 1 लाख थी, जिसे बढ़ाकर लखपति बिटिया योजना में 1.20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, इसे वार्षिक कर दिया गया। इस तरह से इतना उन्हें मिलेगा। ठीक है, 56,000 सरकार मिलाएगी और 1.20 लाख यानी कि 1,20,000 रुपये उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। बस ये योजना तो बहुत चलती हैं। ठीक है, बस योजना का जो लाभ है वो लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है, यही है कमी बस। ठीक है, जहां तक पहुंचना चाहिए लाभ वहां तक नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल करंट अफेयर। ठीक है, इंटरनेशनल भी पढ़ाते हैं तो बस कई बार निकल जाता है मुझसे। नेशनल करंट अफेयर में है नेक्स्ट, सत्र 2025-26 के लिए 30 पुरुष और 21 महिला खिलाड़ी बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित किए गए। ठीक है, 2025-26 के लिए 30 पुरुष व 21 महिला खिलाड़ियों को
बीसीसीआई द्वारा क्या कर दिया है, अनुबंधित कर दिया गया है। इसको हम विस्तार से देखेंगे। क्रिकेट सत्र 2025-26 में 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के लिए भारत की सीनियर टीमों के लिए पुरुष व महिला, ठीक है, पुरुष व महिला क्रिकेटरों के सालाना अनुबंध की घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने 9 फरवरी 2026 को की है। और इस वर्ष एक बड़ा परिवर्तन पुरुष वर्ग में किया गया है कि अनुबंध में A+ ग्रेड को हटा दिया गया है, ठीक है, तथा केवल 3 ग्रेड A, B, C ही रखे गए हैं, जो 30 खिलाड़ियों को अनुबंधित किया गया है इनमें, ठीक है। क्या किया गया है, 30 खिलाड़ियों को इसमें अनुबंधित किया गया है, ठीक है। टेबल हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पिछले वर्ष देखेंगे 2024-25 में पुरुष वर्ग में 34 खिलाड़ियों, ठीक है, जिन्हें 4 ग्रेड से A+, A, B और C में अनुबंधित किए गए थे। और महिला क्रिकेटरों को 3 ही ग्रेड्स मिले थे, जिसमें A, B और C में अनुबंधित किया गया था, ठीक है, अनुबंधित किया जाता रहा है। और 2025-26 के लिए भी यही 3 ग्रेड्स बरकरार हैं महिला में। और इन ग्रेड्स में 2025-26 के लिए 21 महिला क्रिकेटर्स को बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित किया गया है, ठीक है। पूर्व वर्ष 2024-25 के लिए अनुबंधित महिला क्रिकेटरों की संख्या कितनी है, 16 ही थी पहले, ठीक है, अब 21 हो गई है। पुरुष वर्ग में देखेंगे, पुरुष वर्ग में की बात करेंगे तो 2025-26 के लिए अनुबंधित 30 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों को A ग्रेड में और 11 को B ग्रेड में और तथा 16 खिलाड़ियों को C ग्रेड में अनुबंधित किया गया है, रखा गया है, ठीक है। और पूर्व वर्ष देखेंगे 2024-25 में A+ ग्रेड में, अगर पहले A+ ग्रेड चलता था लेकिन वो हटा दिया गया। A+ ग्रेड में 4 खिलाड़ी थे, उनमें से विराट कोहली और रोहित शर्मा को। और इस बार B ग्रेड में अनुबंधित किया गया है इन्हें, ठीक है, इस बार इन्हें B ग्रेड में अनुबंधित किया गया है। जबकि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को इस बार A+ ग्रेड समाप्त होने के कारण A ग्रेड में कर दिया गया है, ठीक है, A+ ग्रेड समाप्त कर दिया गया है, तो इन्हें अब क्या कर दिया है, A ग्रेड में शामिल कर दिया गया। A ग्रेड में तीसरे खिलाड़ी शुभमन गिल, ठीक है, A ग्रेड में जो तीसरे खिलाड़ी थे शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट व T20 के संन्यास के लिए जाने के कारण इनकी उपलब्धि अब केवल एक दिवसीय क्रिकेटर के लिए ही रह गई थी, जिससे इन्हें अब B ग्रेड में ही अनुबंधित किया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है, B ग्रेड में ही ऐसे अनुबंधित कर दिया गया है। अनुबंधित क्रिकेटरों में पहली बार स्थान पाने वाले पुरुष खिलाड़ी साई सुदर्शन हैं, जबकि 2024-25 के लिए अनुबंधित रहे सरफराज खान, मोहम्मद शमी, ईशान किशन, रजत पाटीदार, ठीक है, और मुकेश कुमार इस वर्ष अनुबंधित खिलाड़ियों के स्थान पर नहीं पा सके, ठीक है। ये जो अनुबंधित जो खिलाड़ी बनाते हैं वो इनमें स्थान अभी नहीं पा सके हैं। महिला वर्ग की बात कर लेते हैं, ठीक है, महिला वर्ग की बात कर लेते हैं। 2025 के लिए अनुबंधित 21 महिला खिलाड़ियों में से 4 को A ग्रेड में और 4 को ही B ग्रेड में तथा 13 खिलाड़ियों को C ग्रेड में अनुबंधित किया गया है, ठीक है। C ग्रेड में क्या कर दिया है, अनुबंधित कर दिया गया। एक बार इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं, इसको टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर हम अपने टेबल पर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हरमनप्रीत कौर है, ये हरमनप्रीत कौर है और ये स्मृति मंधाना है, ठीक है। जैमना रॉड्रिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, एंड दीप्ति शर्मा, ठीक है। महिला खिलाड़ियों में प्रीतिका रावल, क्रांति गौड़, काश्मी गौतम, श्री चरानी, जी कमलिनी, वैष्णवी शर्मा और तेजल हसबनीश को जहां पहली बार अनुबंधित किया गया, वहीं 2024-25 में अनुबंधित रही श्रेयंका पाटिल, पूजा वस्त्राकर व तितास साधु इस वर्ष अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में स्थान नहीं पा सकी हैं, ठीक है, सूची में स्थान नहीं पा सकी हैं। 2025-26 के लिए अनुबंधित सभी पुरुष और महिला खिलाड़ियों के नाम तालिका में दर्शाए गए हैं, वो अभी हम आपको तालिका दिखा दे रहे हैं, इनकी टेबल फॉर्म में दिया गया है, जैसे मैं अभी बात कर रहे थे। आइए वहाँ पे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं टेबल कि कहाँ पे कौन से अनुबंधित खिलाड़ी हैं। सत्र 2025-26 के लिए बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित खिलाड़ी कौन कौन से हैं? वरिष्ठ पुरुष वार्षिक अनुबंध 2025-26 और वरिष्ठ महिला वार्षिक अनुबंध 2025-26। ग्रेड ए में कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं।
एक तरफ महिला के देख लेंगे, एक तरफ पुरुष का भी देख लेंगे। ग्रेड ए में अनुबंधित जो खिलाड़ी हैं जिन्हें रखा गया है, शुभमन गिल है, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जडेजा है, ठीक है। और ग्रेड ए में महिला में देखेंगे हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंधाना है, जेमिना रॉड्रिक्स है, दीप्ति शर्मा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेड बी की बात की जाए, ग्रेड बी की बात की जाए तो वाशिंगटन सुंदर है, वाशिंगटन सुंदर है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर हैं ग्रेड बी में। वहीं ग्रेड बी में महिला टीम की बात करी जाए तो रेणुका ठाकुर है, शेफाली वर्मा है, ऋचा घोष है, स्नेहा राणा है, ठीक है, स्नेहा राणा है। अब बात करते हैं ग्रेड सी की, ठीक है। ग्रेड सी में अनुबंधित जो खिलाड़ी हैं अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप एंड ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड़। ये है किसमें है, ग्रेड सी में है। और ग्रेड सी में महिला खिलाड़ियों को देखेंगे, महिला खिलाड़ियों में ग्रेड सी में है राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रीतिका रावल, क्रांति गौड़, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी, श्रीचरानी, ठीक है, श्रीचरानी, यस्तका भाटिया, हरलीन देओल, काश्मी गौतम, जी कमलिनी, वैष्णवी शर्मा, तेजस हसबनीश, ठीक है। ये सब हैं ग्रेड सी में। और ये जो टेबल है जो बहुत पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा ग्रेड ए में कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। मैं एक बार पूछ ही लेती हूँ, आपको बता देती हूँ, ठीक है। जसप्रीत बुमराह ग्रेड ए के खिलाड़ी हैं, ठीक है, ग्रेड ए के खिलाड़ी के रूप में अनुबंधित किए गए हैं। और जेमिना रॉड्रिक्स को ग्रेड ए के खिलाड़ी के रूप में अनुबंधित किया गया है। अगर आपको पता होगा तभी आप जान पाएंगे ग्रेड ए में है या ग्रेड बी में। इस तरह से सेंटेंस वाइज बना के या फिर सुमेलित करने के लिए दिया जाएगा, इसलिए इसे अच्छे से करना है। क्योंकि कई लोग स्पोर्ट्स में रुचि नहीं रखते हैं तो वो नहीं पढ़ते, क्योंकि मैं भी अपनी बताऊँ, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स नहीं पसंद है, लेकिन मैं पढ़ती हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है, और पढ़ाती भी हूँ क्योंकि आपको पढ़ाना होता है, इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो कई बार चीज़ें जो हमें नहीं पसंद होता है, लेकिन वो उससे हमें क्वालिफाई तो करना ही है अगर वो क्वेश्चन आ गए। पर हाँ, इतना नहीं है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उतना पढ़ लेना है। जो क्वेश्चन बने, मोस्टली बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं बनते हैं स्पोर्ट्स से, ठीक है, जो फंडामेंटल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। लेकिन एक आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं नेशनल करंट अफेयर कौन सा है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, केरल का नाम केरलम करने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, ठीक है। केरल का नाम केरलम करने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। केरल का नाम बदलकर केरलम करने, ठीक है, केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सेवा तीर्थ में, जैसे कार्यालय का नाम बदल गया, अभी हम बताएंगे आपको, सेवा तीर्थ में 24 फरवरी 2026 को हुई पहली बैठक में केरल विधानसभा, ठीक है, केरल विधानसभा द्वारा 24 जून 2024 को एक प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। एक प्रस्ताव को पारित कर मंजूरी प्रदान की गई थी। विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में केरल को केरलम ही कहा जाता है। उनका मतलब है कि केरल नहीं कहा जाता। जो पहले की उनकी जितने भी ग्रंथ हैं उनमें देखा है कि मलयालम में केरल को केरलम ही कहा जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है, ठीक है। संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें क्या नाम दर्ज है, केरल दर्ज है। केरल का नाम बदलने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब केरल नाम का नाम परिवर्तन करके जो विधेयक लाया गया है, ठीक है, बोले उसे क्या नाम दिया जाएगा। एक मिनट बच्चे, इसको स्क्रॉल कर करके पढ़ाना पड़ता है, एक्चुअली ये है, ठीक है। कौन सा विधेयक, 2026, ठीक है, 2026 जो विधेयक लाया गया है, विधेयक 2026, एक बार पेन ले लेते हैं, केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 वापस राज्य विधानसभा के पास भेजेगी। ऐसा संविधान के आर्टिकल 3 के प्रावधान के तहत अनिवार्य विचार विमर्श के लिए किया जाएगा, ठीक है। जब किसी का नाम परिवर्तन किया जाता है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, विचार विमर्श किया जाएगा। केरल विधानसभा का विचार प्राप्त होने के बाद, ठीक है, केंद्र सरकार राज्य का नाम बदलने से जुड़े विधेयक को संसद में
पेश करने के लिए राष्ट्रपति की राय लेंगे और संसद की मुहर लगने और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात केरल का नाम केरलम माना जाएगा तथा सभी सरकारी दस्तावेजों में यह बदला हुआ नाम ही दर्ज फिर किया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा केरल का, अब आप लोग बोलेंगे केरलम। ठीक है, नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। पूर्व वर्षों में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया था और मद्रास का नाम 1969 में तमिलनाडु किया गया था। मैसूर का नाम 1973 में कर्नाटक किया गया था और उत्तरांचल का नाम 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया था और उड़ीसा का 2011 में ओडिशा किया गया था। उड़ीसा था ओडिशा कर दिया गया था। इसी प्रकार ये नाम परिवर्तित हुए थे। ठीक है, एक्चुअली मैं इसमें अपना कोई राय नहीं देना चाहूँगी, लेकिन नामों के परिवर्तन होने से दिक्कत तो आती है। ठीक है, क्योंकि एक जो पहले से कोई नाम बोलता आ रहा है फिर अलग नाम हो गया तो उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो क्या है, केरल का नाम क्या कर दिया, केरलम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है इसको थोड़ा कम करेंगे जो, क्योंकि ये इसमें आएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति प्रहार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेशनल करंट अफेयर है देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति प्रहार। ठीक है, आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी अंकुश के लिए केंद्र सरकार ने देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति यानी कि नेशनल काउंटर टेररिज्म, ठीक है, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, जिसे प्रहार नाम दिया गया है। क्या नाम है पूरा, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, इसे नाम दिया गया प्रहार। ठीक है, 23 फरवरी 2026 को जारी की गई है। इसमें आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर आधारित यह बहुस्तरीय रणनीति तय की गई है, जो खुफिया जानकारी के आधार पर जो चरमपंथी हिंसा की रोकथाम और उसे निष्क्रिय करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आतंकियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने में वंचित करना है, यानी कि उसे रोकना है। इसमें साइबर क्राइम है, ड्रोन हमला है, सीमा पार आतंकवाद है और जटिल सुरक्षा खतरों से निपटने के सुगठित राष्ट्रीय ढांचे का उल्लेख किया गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई यह नीति देश के भीतर या बाहर उत्पन्न होने वाले आतंकी खतरों का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, पहला है रोकथाम, प्रिवेंशन, आतंकी हमलों की रोकथाम करना। फिर है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्सेस, खतरों के हिसाब से प्रतिक्रिया देना। ठीक है, और फिर 3rd नंबर पे क्या रखा गया है, एग्रीगेशन, इंटरनल कैपेसिटीज, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण। ठीक है, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्तंभ है खतरों से निपटने के लिए मानवाधिकार एवं कानून के शासन पर आधारित प्रक्रियाएं, ह्यूमन राइट्स एंड रूल्स ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेस फॉर मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, ये रखा गया है। नेक्स्ट है आतंकवाद व कट्टरवाद के बढ़ावा देने वाली स्थितियों को दुर्बल करना। ठीक है, एंटीनेशन द कंडीशन इनेबलिंग टेररिज्म इंक्लूडिंग रेडिकलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, attenuating the condition enabling terrorism including radicalization। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को समन्वित और आकार देना। ठीक है, अलाइनिंग एंड शेपिंग द इंटरनेशनल एफर्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म। ठीक है, और है नेक्स्ट समग्र समाज के दृष्टिकोण से रिकवरी और लचीलापन। ठीक है, रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच। ठीक है, समग्र समाज के दृष्टिकोण से रिकवरी व लचीलापन, रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच। ठीक है, ये 7 स्तंभ इसमें रखे गए हैं। पॉलिसी दस्तावेज में कहा गया है कि भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में छिटपुट अस्थिरता का इतिहास रहा है, जिसके अक्सर अराजक क्षेत्र उत्पन्न हुए। इसके अलावा क्षेत्र के कुछ देशों में कभी कभी आतंकवाद को राजनीति के एक साधक के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद भारत आतंकवाद को किसी भी विशिष्ट धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, सभ्यता से नहीं जोड़ता। ठीक है, भारत ने हमेशा आतंकवाद और किसी भी तत्व की ओर से किसी भी घोषित या घोषित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके उपयोग की स्पष्ट और निर्बाध रूप से निंदा की है। ये आपका मतलब ये है कि आतंकवाद किसी रूप में हो, चाहे वो पॉजिटिव रूप में आप आतंकवादी बने हो या फिर
आपका निगेटिव रूप हो, वो आप किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति कुछ भी हो, लेकिन आतंकवाद की ये निंदा ही की जाएगी, वो चीज़ ठीक है ही नहीं। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप गलत वे से पाना चाह रहे हैं वो चीज़ गलत है। ठीक है, सरकार इस नीति की खास बात यह कहती है, ठीक है, सरकार की इस नीति की खास बात यह है कि इसमें उन उपायों पर जोर दिया गया जिसका मकसद आतंकी हमलों को होने से रोकना है। ठीक है, अगर आतंकी हमला होता है तो उसके बाद उसे हैंडल करने के उपायों पर भी जोर दिया गया है। साथ ही सरकार की अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने की बात कही गई है और इसी नीति में मानवाधिकार का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है, मानवता जो मानव के अधिकार हैं उनका भी उल्लंघन ना हो, यानी कि मानवाधिकार का उल्लंघन भी ना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नीति लाई गई है। नेक्स्ट चलेंगे अपने नेक्स्ट में प्रधानमंत्री के नए कार्यालय सेवातीर्थ का उद्घाटन। बस हम देख रहे हैं बच्चे, हाँ एक ही पेज बचा हुआ है, इसको हम थोड़ा जूम आउट करेंगे। ओके, प्रधानमंत्री के नए कार्यालय, इसे हम पढ़ ले रहे हैं क्योंकि आपको मोबाइल में छोटा छोटा बहुत दिखेगा, इसलिए हम इसको रीड आउट कर देते हैं। प्रधानमंत्री के नए कार्यालय सेवातीर्थ का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आइए इसको हम विस्तार से देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। प्रधानमंत्री का जो नया कार्यालय है, जो ऑफिस है, उसे अब सेवातीर्थ, पीएमओ को क्या कर दिया है, पीएमओ का नाम बदल कर सेवातीर्थ कर दिया गया है। ठीक है, और रायसीना हिल्स स्थित है, आप पता है रायसीना की हिल्स पर स्थित है पीएमओ ऑफिस। प्राचीन, ठीक है, रायसीना हिल्स पर स्थित प्राचीन ब्रिटिश कालीन साउथ ब्लॉक से नवविकसित सेंट्रल विस्टा में 13 फरवरी 2026 को स्थानांतरित हो गया है ये। ठीक है, पहले ये जो ऑफिस था पहले वहाँ था, अब इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के नया कार्यालय, जैसे सेवातीर्थ नाम दिया गया है, और रायसीना हिल स्थित प्राचीन ब्रिटिश कालीन साउथ ब्लॉक से ये नवविकसित सेंट्रल विस्टा में 13 फरवरी 2026 को स्थानांतरित हो गया है। ठीक, कहाँ पे हो गया है, जो नवविकसित सेंट्रल विस्टा, इसमें 13 फरवरी 2026 से इसका ट्रांसफर कर दिया गया। आपने उद्घाटन भी देखा होगा न्यूज़ में। 95 वर्ष पूर्व 1931 में 13 फरवरी को ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। 13 फरवरी को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। इसी दिन 13 फरवरी को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी बनने की 95वीं यानी कि 95 भी क्या, आधा हिंदी बोल जाते हैं कई बार, 95 वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गणेश पूजा कर अपने नए कार्यालय सेवातीर्थ का उद्घाटन किया। इसका ध्येय क्या है, इसका ध्येय है वाक्य, मोटो क्या है यहाँ पे ये पूछा जाएगा। इसका जो ध्येय वाक्य मोटो है यह है नागरिक देवो भव। ठीक है, आपने देखा मोटो क्या है, नागरिक देवो भव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नागरिक देवो भव है इसका ध्येय वाक्य। ये लिखा हुआ भी है, मैंने तो देखा था उद्घाटन जब हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ कैबिनेट सचिवालय व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भी इसी परिसर में स्थित है। और सेवा तीर्थ के साथ ही कर्तव्य भवन की 2 इमारतों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया था। वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय जैसे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसे कर्तव्य भवन फर्स्ट व सेकंड में स्थित होंगे। ठीक है, सेवा तीर्थ में अपने पहले दिन लखपति दीदी योजना और स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 आदि कई महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री मोदी ने किए थे। 3 करोड़ लखपति दीदियां 2027 तक बनाने के लक्ष्य को, ठीक है, 2027 से काफ़ी पहले ही प्राप्त कर लिए जाने से के परिप्रेक्ष्य अब उनके लिए 2029 तक 6 करोड़ का लक्ष्य उन्हें निर्धारित किया गया है। ठीक है, किसानों के हित में एक फैसला के तहत कृषि बुनियादी ढांचा कोष यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 2 लाख करोड़, ठीक, कितना है 2 लाख करोड़ तथा 10,000 करोड़ के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड FOF 2.0 के लिए मंजूरी भी इस कार्यालय से पहले ही यानी कि पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने दी है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री राहत योजना को मंजूरी भी उन्होंने दी है, जिसके तहत दुर्घटनाओं में घायलों के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है, सेवा तीर्थ में ये किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सेवा तीर्थ व कर्तव्य भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए कहा है कि सेवा तीर्थ केवल एक कार्यालय नहीं, पीएमओ ऑफिस नहीं, बल्कि देशवासियों की सेवा का तीर्थ है। यहाँ से किए जाने वाले हर निर्णय का मकसद गरीब, किसान और महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाना है। बिल्कुल सही है, यही नई शुरुआत देश की विकास यात्रा को नई दिशा
देगी और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगी। जो अभी गैस की जैसे किल्लत हो रही है तो सबसे ज़्यादा महिलाएं इसमें परेशान हैं। ठीक है, ठीक है। ये ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जितनी भी कालाबाजारी करी जा रही गैस को लेकर, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना है आपके पास सिलेंडर भरवा के लेकर आएँ, अतिरिक्त स्टोरेज ना करें। ठीक है, अगर अतिरिक्त स्टोरेज कर रहे हैं, इससे जो और भी जनता है जहाँ तक उनको गैस नहीं पहुँच पा रही, लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखें। ठीक है, सब तक इतनी गैस है, ठीक है, पैनिक नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हॉर्मुज स्टेट से अपने जहाज़ आ रहे हैं और सभी को गैस मिलेगी। स्टोरेज जितना हो सके, जितनी ज़रूरत है उतना करें, स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जिससे कि और भी लोगों तक गैस पहुंच सके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर होगा, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस के स्थान पर अब राजगोपालाचारी की प्रतिमा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस के स्थान पर अब राजगोपालाचारी की प्रतिमा। अब इसको हम थोड़ा जूम कर ले रहे हैं। ठीक है, ओके। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस के स्थान पर अब राजगोपालाचारी की प्रतिमा। ठीक है, गुलामी की मानसिकता को छोड़कर भारतीय नायकों को सम्मान देने की पहल के तहत राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन, ठीक है, कौन है? एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर अब देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं, जो कौन से हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और विद्वान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, रटा भी होगा। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में अशोक मंडप के निकट स्थापित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में अशोक मंडप के निकट स्थापित राजा जी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 23 फरवरी 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और कई मंत्रियों की उपस्थिति में किया था ये। ठीक है, और राजगोपालाचारी, ठीक है, राजा जी राजगोपालाचारी की जो प्रतिमा का अनावरण के पश्चात राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में राजा जी उत्सव में भी राष्ट्रपति ने भाग लिया था। ठीक है, और राष्ट्र निर्माण में राजगोपालाचारी के योगदान को सम्मानित करने के इस कार्यक्रम के तहत इनके विचारों और कार्यों पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में आयोजित की गई थी। याद रहे कि कुछ ही समय पूर्व दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति भवन की एक दीर्घा में ब्रिटिश काल के सैनिकों के चित्र हटाकर 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र लगाए गए थे तथा इस दीर्घा का नाम भी परमवीर दीर्घा कर दिया गया है। ठीक है, दीर्घा का नाम क्या कर दिया है? परमवीर दीर्घा कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में श्री राजगोपालाचारी है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में श्री राजगोपालाचारी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये चित्र है। ठीक है, आप देखेंगे ये कौन से हैं? श्री राजगोपालाचारी। और क्या है ये? भारतीय गवर्नर जनरल रहे, पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नाइनटीन 48 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। ठीक है, इसको अच्छे से मैंने पढ़ा दिया और नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट अपना और लास्ट पेज हमारा, ठीक है, करंट अफेयर का, बस। ठीक है, यहाँ से फिर हमारा समाप्त हो जाएगा। 2 न्यूज़ और बकाया है और बाकी फिर हम अपनी एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, ना अब देख लेते हैं हम। तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू विशाखापत्तनम के तट के निकट संपन्न किया गया है। ठीक है, तीसरा इंटरनेशनल
फ्लीट रिव्यू विशाखापत्तनम के तट के निकट संपन्न किया गया। इसको हम विस्तार से समझेंगे। फ्लीट रिव्यू नौसेना का एक पारंपरिक कार्यक्रम है। ठीक है, फ्लीट रिव्यू ये पूछा जाएगा, नौसेना का एक क्या है, पारंपरिक कार्यक्रम है, जिसमें नौसेना के सभी प्रमुख राष्ट्रपति, इसमें नौसेना के सभी प्रमुख और राष्ट्रपति जो कि नौसेना के सुप्रीम कमांडर हैं, ठीक है, क्या होते हैं सुप्रीम कमांडर, आपको पता है तीनों सेना के कमांडर होते हैं, ठीक है, जो नौसेना के सुप्रीम कमांडर हैं के समक्ष परेड करते हैं और नौसेना के बेड़े की समीक्षा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्यकाल में कम से कम एक बार फ्लीट रिव्यू का कार्यक्रम होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्लीट रिव्यू का यह कार्यक्रम होता है। इस प्रकार का बेड़ा समीक्षा में जब आपसी सहयोग की भावना के साथ, ठीक है, आपसी सहयोग की भावना के साथ विदेशी नौसेना के पोतों को भी शामिल होने पर यह आयोजन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कहलाता है। ठीक है, अगर इसमें विदेशी, यहाँ पे हम थोड़ा नीचे कर लेंगे क्योंकि आधा तो बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कम से कम एक बार फ्लीट रिव्यू यह कार्यक्रम किया जाता है। और इस प्रकार के जो बेड़ा समीक्षा में जब आपसी सहयोग की भावना के साथ विदेशी नौसेना को भी मिलाया जाया जाता है तो आयोजन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कहलाता है। फिर ठीक है, भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम के तट पर अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 2026 का मुख्य आयोजन 18 फरवरी 2026 को किया था। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित यह तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था। ऐसा पहला IFR 2001 में राष्ट्रपति के आर नारायण के कार्यकाल में मुंबई में हुआ था और दूसरा 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में विशाखापत्तनम में हुआ था। 18 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना के तीसरे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 74 देशों की नौसेनाओं की भागीदारी के साथ ही यह भव्य समुद्री आयोजन किया गया, जिसमें वैश्विक नौसैनिक सहयोग, सौहार्द और भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इस बेड़ा समीक्षा में 19 विदेशी युद्धपोतों सहित कुल 85 युद्धपोतों ने भाग लिया था और भारतीय बेड़े में भारतीय नौसेना के 60 जहाज थे इसमें। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के 4 जहाज और भारतीय जहाजरानी निगम यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी का एक जहाज इसमें शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना की 3 पनडुब्बियां और 60 से अधिक की विमान की समीक्षा इसमें शामिल की गई थी। ठीक है, 150 व्यक्तियों के दल द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर तथा 21 तोपों की सलामी के पश्चात राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू INS सुमेधा पर सवार होकर, ठीक है, INS सुमेधा पर सवार होकर विशाखापत्तनम तट पर जहाजों के बेड़े के सामने से निकली। इस वायुसेना व नौसेना के इस निरीक्षण के दौरान युद्धपोत और पनडुब्बियों का काफिला समुद्री प्रदर्शन करती हुई उनके सामने से निकला। हेलीकॉप्टर और विमान की फ्लाई पास्ट भी इस प्रदर्शन में शामिल की गई थी। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 के महासागरों के माध्यम से एकजुटता यानी कि यूनाइटेड थ्रू ओशियन थीम के अनुरूप, इसकी थीम क्या थी, यूनाइटेड थ्रू ओशियन थीम के अनुरूप समुद्री सहयोग और सामरिक सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के साथ ही भारतीय नौसेना ने 2 अन्य बड़े आयोजन अभ्यास मिलान एक्सरसाइज मिलान 2026 तथा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम IONS के प्रमुखों का नवा सम्मेलन भी विशाखापत्तनम में 20 फरवरी को संपन्न किया है। ठीक है, यानी कि अभ्यास मिलान किया है और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, ठीक है, सिंपोजियम मिलान भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, मिलान भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इस बार विशाखापत्तनम के तट पर इसका 13वां संस्करण यानी कि 15 से 25 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया तथा 70 मित्र देशों की भागीदारी इसमें रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बस लास्ट पे हम चल रहे हैं बिल्कुल। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता अब भारत के पास। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के साथ ही विशाखापत्तनम में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम IONS के प्रमुखों का नवा सम्मेलन 20 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ और IONS के सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों तो हिंद महासागर के अन्य तटवर्ती देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 33 देशों के नौसेना प्रमुख व समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इसमें उपस्थित रहे थे। और इस सम्मेलन में IONS की अध्यक्षता जो इससे पूर्व थाईलैंड की नौसेना के पास थी पहले, ठीक है, ये भारतीय नौसेना को सौंपी गई है। 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात IONS की अध्यक्षता भारतीय नौसेना को प्राप्त हुई है। यह दायित्व 2008 से 2010 के दौरान पहले भारतीय नौसेना के पास था।
ठीक है। 2008 से 2010 के दौरान ये भारतीय नौसेना के पास था पहले, फिर ये थाईलैंड के पास चला गया, लेकिन थाईलैंड के पास के बाद से फिर से भारतीय नौसेना को सौंपी गई है अध्यक्षता। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट और आज का लास्ट हमारा करंट अफेयर है पूर्वी नागालैंड के लिए। एक मिनट, बहुत ही ऐसा पता नहीं क्यों लिखते हैं कि जो कंटेंट भी नहीं आता। एक मिनट ओके। नेक्स्ट है पूर्वी नागालैंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पूर्वी नागालैंड के लिए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन हेतु त्रिपक्षीय समझौता। ठीक है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के लिए जो गठन किया है उसके लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया। पूर्वी नागालैंड के अलग अलग प्रशासनिक निकाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, जिसे बोलेंगे FNTA, इसके गठन के लिए नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन इस तरह से आया था एक बार। ठीक है, यानी कि ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO। ठीक है, ENPO, इसको हम दिखा दे रहे हैं। ENPO के साथ एक समझौते पर केंद्र सरकार ने हस्ताक्षर 5 फरवरी 2026 को किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागालैंड के मुख्यमंत्री, ये इनमें साथ में याद रखना, ये इस तरह से हुबहू क्वेश्चन बना था PCS में और IAS में भी। ठीक है, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षर इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन बना था, पहले हम इसको बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन बना था किसके किसके मध्य हस्ताक्षर किए गए थे, कौन कौन उपस्थित था। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था। तो यह त्रिपक्षीय जो समझौता है इसमें पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों लुवेन सोंग, मोन, केपहरे, लोंग, लेंग, नोकलक व शमाटोर के लिए सीमांत नागालैंड जो प्रादेशिक प्राधिकरण है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी फंटा, ठीक है, के गठन के लिए मार्ग प्रस्तुत हो गया है। ठीक है, और ENPO नागालैंड के इन 6 पूर्वी जिलों की 8 मान्यता प्राप्त जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सर्वोच्च निकाय है। समझौते के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास सहित 46 विभिन्न विषयों से संबंधित विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ NPTA को हस्ताक्षरित की जाएंगी। इन सबके संबंध में एक मिनी सचिवालय की तरफ NFTA कार्य करेगा। ठीक है, की तरह ये काम करेगा। इस तरह के लिए विशेष विकास कोष का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा इस समझौते के तहत किया जाएगा। विकास बजट का आवंटन जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुपात में किया जाएगा। FNTA में कुल 49 सदस्य होंगे, जिसमें 40 सीधे निर्वाचित होंगे, जबकि 9 का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। और यह समझौता इस क्षेत्र की जनजातियों की विगत 11 वर्षों की चली आ रही अलग राज्य मांग के समाधान के रूप में एक प्रयास है तथा यह भारत के संविधान के आर्टिकल 37 371A, ठीक है, 371A के प्रावधानों, संविधान कौन सा, संविधान का अनुच्छेद 371A के प्रावधानों की किसी तरह भी प्रभावित नहीं करता। समझौते पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इससे लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हुआ है और उन्होंने कहा कि यह समझौता लोगों की वास्तविक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तथा सभी विवादित मुद्दों को हल करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया है कि 2019 से अब तक पूर्वोत्तर में 12 महत्वपूर्ण समझौते मोदी सरकार ने किए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर था। ठीक है, यहाँ पे पूरा हमारा नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूरा नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है और उसको हमने विस्तार से आराम से पढ़ाया है। अब आप लोग चाहें तो स्पीड में कर लें और चाहें तो हम इतना भी कम तेज नहीं पढ़ाते जिससे आपको स्पीड में करना पड़े, और फिर वो आपके ऊपर है, आप जैसे पढ़ना चाहें। ठीक है, मैंने पूरे इस तरह से आपको जो मैंने कंप्लीट प्रतियोगिता दर्पण की प्रॉमिस किया था कि हम कंप्लीट प्रतियोगिता दर्पण आपको कराएंगे, टॉपिक वाइज डिवाइड करके कराएंगे, वो हम अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आगे हम लेकर आएंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर। और ये आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ठीक है, और आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और लगातार आप कमेंट भी करते रहिए और जैसे कि आपके कमेंट करते हैं, आप बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंटेंट भी तैयार करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।